हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आप में से कोई कैंडिडेट हायर स्टडीज में जाना चाहता है या रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम। गाइस, जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट एग्जाम लेक्चरशिप के लिए, एमफिल में एडमिशन के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए गाइस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए क्या है? गाइस, एनटीए स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। गाइस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट 2017 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। गाइज, इसके बाद इसे सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के अंदर इसको मेंशन कराया गया था। गाइज, अगर हम बात करें एनटीए के फंक्शंस के बारे में तो गाइज, एनटीए का काम टेस्ट लेने का होता है नेशनल लेवल पे। अगर हम बात करें जैसे नेट एग्जाम की, या हम बात करें नीट एग्जाम की, या हम बात करें जेई एग्जाम की जो इंजीनियरिंग की होता है, तो गाइज इस तरह से वो एग्जाम लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेएनयू के जो यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं उनकी, या हम बात करें डीयू के यूनिवर्सिटी टेस्ट की, तो वो भी एनटीए हेल्ड करवाता है। इसके अलावा और भी एजेंसियां हैं जो एनटीए की मदद टेस्टिंग के लिए लेती हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले यूजीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। गाइस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को फुलफिल करने के लिए एजेंसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गाइस, इसका काम जो था वो ग्रांट देने का होता था, लेकिन अभी भी इसका काम ग्रांट देने का होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एक काउंसिल में कन्वर्ट हो गया है। तो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं नेट की। नेट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि गाइस मैं पहले बता चुका हूं आपको, नेट एग्जाम लेक्चरशिप के लिए, एमफिल या पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है, यानी ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है नेशनल लेवल पे। लेकिन गाइज, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एमफिल जो प्रोग्राम है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है, यानी कि अभी एमफिल को खत्म कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ पीएचडी के लिए और लेक्चरशिप के लिए ये नेट एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। गाइज, अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलो। गाइस, नेट और जेआरएफ केवल पीएचडी में या लेक्चरशिप के लिए एडमिशन लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जेआरएफ के अंदर आपको अवार्ड मिलता है, यानी स्कॉलरशिप मिलता है, जबकि नेट के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके लिए नेट क्वालिफाई करने के बाद में भी स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वो रेयर हैं। गाइस, जिसके बाद हम बात करते हैं अगर सेट एग्जाम की, तो गाइस जिस तरह से नेट एग्जाम नेशनल लेवल पे होता है, सेट एग्जाम स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो डिफरेंट स्टेट हैं, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट रखते हैं लेक्चरशिप के लिए या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो गाइस, ये सारी चीजों के बारे में था। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट को किसी भी, अगर एमए है तो एमए, एमएससी है तो एमएससी, एमटेक है तो एमटेक, तो ये जो भी अगर मान लो मास्टर्स कोर्स में, तो उनके लिए अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको 55% जो मार्क्स हैं मास्टर में आने चाहिए। इससे कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। गाइज, अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज की, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं, थर्ड जेंडर हैं, तो उनके लिए जो मार्क्स है मास्टर डिग्री के अंदर, उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी उनके लिए कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो मार्क्स का, दैट इज 50%। गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा पीएचडी होल्डर, अगर किसी कोई कैंडिडेट है और उसने अगर पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है तो उसको भी गाइस इस एग्जाम में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं एज की। काफी सारे बच्चे एज को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। काफी सारे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट हैं जो एज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं।
तो गाइज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2020 के नोटिफिकेशन की, तो उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो उसके लिए जो एज है अभी JRF के लिए वो 30 ईयर है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें गाइज इसके अलावा कोई कैंडिडेट अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, ST से करता है, OBC से करता है, या फिजिकली डिसेबल्ड है, थर्ड जेंडर है, या कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है JRF अवार्ड के लिए। यानी उन्हें जो स्कॉलरशिप है वो 5 साल की रिलैक्सेशन के लिए मिलता है। गाइज इसके अलावा हम बात करें तो नेट जो है, नेट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट नेट एग्जाम कितनी ही एज तक दे सकता है, बशर्ते कि UGC अगर हम बात करें NTA, तो ये कोई भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं लेके आते, आज तक की मैं बोल सकता हूँ आपको, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उसकी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन अभी तक के जो प्रोविजंस हैं उसमें नेट के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट या एज नहीं है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट की। तो गाइज UGC जो है वो, अगर हम NTA की बात करें तो NTA जो 2 टेस्ट लेती है, पहला जो टेस्ट होता है दैट इज पेपर 1। पेपर 1 जो होता है सारे बच्चों के लिए UGC नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो NTA आज की डेट में 101 जो सब्जेक्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू करता है, लेकिन उसमें से हार्डली 80-81 के आसपास ही वो एग्जाम लेता है। तो गाइज ये जो पेपर 1 है वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सबके लिए कॉमन होता है। गाइज इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, सबके लिए बराबर होता है। अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो गाइज पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि दिस पेपर कंटेन 100 मार्क्स। गाइज इसके अलावा हम अगर बात करें टाइम की, तो अभी तक अगर हम बात करें जुलाई 2018 की, तो उसके अंदर क्या है, आपको ये पेपर जो है इसके अंदर आपको 60 मिनट दिए जाते थे, यानी 1 घंटा दिया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए अभी मार्क्स मैं आपको नीचे बताता हूँ। गाइज इसके बाद पेपर होता है सेकंड। पेपर जो सेकंड होता है वो कोर पेपर होता है, आप उसे ऑप्शनल पेपर बोल सकते हैं। तो किसी का भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या अलावा, ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का फॉरेंसिक साइंस हो सकता है, किसी का फाइन आर्ट हो सकता है, तो मैनी मोर सब्जेक्ट भी है। तो उनमें से ये जो कोर सब्जेक्ट है वो किसका होगा, कैंडिडेट का होगा। कोर सब्जेक्ट के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो गाइज अगर हम बात करें तो टोटल जो पेपर है आपका, टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा। इसके अलावा हम बात करें गाइज इसके टाइम की, तो जो टोटल टाइम है दोनों पेपरों के लिए वो कंबाइंड टाइम है और वो है आपका 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो गाइज सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट होते हैं, ऐसे ही पेपर 2 के अंदर भी 10 यूनिट होती है, बट डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट पे, लेकिन यूनिट 10 ही है दोनों ही पेपर के अंदर। 10 यूनिट में इसको डिवाइड किया हुआ है। गाइज अगर हम बात करें सिर्फ पेपर 1 की, तो पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट। 10 यूनिट में अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट के बारे में, दैट इज हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा आप इसे बोलते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। गाइज अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। गाइज अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हम बात करेंगे इसके बाद में कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें हम लोग, दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एनवायरमेंट, पीपुल्स, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। गाइज अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज 9th यूनिट, दैट इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की और लास्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज लॉजिकल मैथ, दैट इज एप्टीट्यूड मैथ होती है। गाइज इस तरह से 10 यूनिट होती हैं, हर सेक्शन से, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज इस तरह से हम बात करें तो ये जो पेपर है पेपर 1, इसके अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा
इस पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। गाइस, अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने में उतना फायदा नहीं होता, आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी इजीली एडमिशन मिल जाता है और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो गाइस, जो पेपर 1 होता है वो नेट एग्जाम के लिए रोल प्लेइंग होता है। अगर पेपर 1 में आपके मार्क्स कम हैं या मार्क्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो नेट और JRF क्वालिफाई करना मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। गाइज, अगर मैं बात करूं कि कम से कम, अगर मान लो पेपर 1 की बात करें हम लोग, तो पेपर 1 में कम से कम कितने मार्क्स आपको चाहिए अगर आपका JRF निकल जाए? तो गाइज, इट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर जो सेकंड होता है, पेपर सेकंड में मार्क स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम बात करें तो हार्डली जो बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, तो वो 130 140 मार्क्स एग्रीगेट उनके आते हैं। अदरवाइज इसके अगर हम बात करें 100 120 के बीच में ही मार्क्स बच्चों के होते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके मार्क्स कई बार ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन गाइस, अगर पेपर 1 में आपके मार्क्स नहीं आते तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। गाइज, आपको पेपर 1 में कम से कम बात करूं, अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें सिर्फ पेपर 1 की, अगर आप इतने मार्क्स इसमें ले आते हैं तो इजीली आपका JRF निकलने के पूरे चांसेस होते हैं। गाइज, मेरे पास पेपर 1 को इतने मार्क्स लाने की प्रॉपर स्ट्रेटजी है और मैं आपको एश्योरिटी के साथ में बोल सकता हूं, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि पेपर 1 के अंदर मैं आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स दिलवा सकता हूं। गाइज, आज नेक्स्ट डे से मैं पेपर 1 का 1 by 1 यूनिट जो है उसको शुरू करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आई होप ये कंप्लीट जानकारी थी UGC नेट एग्जाम के बारे में, उसके पेपर्स के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है UGC नेट एग्जाम को लेकर के या बाकी एग्जामों को लेकर के, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। गाइज, इसके बाद में जो पहला टॉपिक है दैट इज हायर एजुकेशन, उससे वीडियो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।